दो ऑप्शन है, नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं पिछले दो चैप्टर में से। क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और चैप्टर चालू करेंगे तभी भी मैं ही करूंगा। मैं कराऊंगा मतलब तुम्हें भी क्वेश्चन दे सकते हैं। यू कैन सजेस्ट नया चैप्टर करें या फिर पिछले दो चैप्टर के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करें फिर नया चैप्टर करें। कुछ लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। चलो बस 5 क्वेश्चन करते हैं फिर नया चालू कर देते हैं। क्वेश्चन रीजन, बस 5 क्वेश्चन फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, बताओ। प्रथम इतना लेट क्यों आए हो?
सर उसके फोटो से कुछ नहीं बोलना है, तो आप फोट उसके फीचर से आइडेंटिफाई करना है। हाँ हाँ, ये डिब्बा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो करो। ये लेंस है, मिरर है, या फिर कौन सा लेंस कौन सा मिरर है, ये बताना है, आइडेंटिफाई। ये चारों में से क्या है, ये बताओ। चलो मुझे क्वेश्चन पहले बनाओ, इसी में भर गया जगह। सर वो जो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन में, वो वर्चुअल इमेज होगा क्या कि ऑब्जेक्ट ही सही है? अरे यार नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गई। ऑब्जेक्ट कैसे बना देगा? थैंक यू सर। बाकी लोग भी सोच लो, बस 1 मिनट और दिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो हो गया। इसको रिजॉल्व करेंगे।
तो ऐसा हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो 12 और 4 का 3 हो जाता है, देखे होगे तो 12 × 4 अपन 12 + 4, ये छोटा सा आर इक्विवेलेंट है ना, और अपन 16 का 3 हो जाएगा, और ये 2 से 5 हो जाएगा। दो से, अच्छा मैंने टफ वैरायटी पूछ दिया, सीबीएसई में ऐसा पूछेगा नहीं, टफ थोड़ा सा टफ हो गया ये। तो फिर भी कैसे निकालूं, 40 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से 40 जा रहा है, ठीक है? तो जब ये 40 जाएगा तो इसमें से कुछ तो बटेगा, लेकिन फिर से यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 एम्पियर, ठीक है? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, दो के अक्रॉस, वो आई अक्रॉस दो, आर ऑफ दो, है ना, 2 ओम, आई कितना है, 40, ऊपर से जाता नहीं, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है, ये 80 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस, ठीक है? अगर ये 80 वोल्ट ले रहा है, ठीक है, तो ये कितना वोल्ट ले रहा होगा, बताओ, 200 वोल्ट पूरा खत्म करना है ना, तो ये 80 वोल्ट खा गया है ये, समझते हो? तो ये कितना खा रहा होगा, 120 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 ओम के अक्रॉस 120 वोल्ट, यहाँ पे भी 120 वोल्ट ही है, तो V24 ओम जो है वो कितना हुआ, 120 वोल्ट, ठीक है? तो वो तो, ये वाला आई, ये वाला आई, I4, R4 4 ही दिया है, ठीक है? तो कितना हो गया I4, 60 30 एम्पियर, कोई टफर वैरायटी पूछ दी मैंने यार तुमसे, इतने मैंने सही लिखा था ये? नॉट एक्सपेक्टिंग किसी ने भी सही लिखा होगा, इतनी नहीं है बाय द वे। जो लोग 80 वोल्ट लिख रहे हैं वो लोग 80 वोल्ट कैसे लिख रहे हैं, 50 एम्पियर निकाल कर 80 वोल्ट कैसे लिख दे रहे हैं? चलो आते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डिस्कशन पे, क्योंकि किसी के पल्ले नहीं पड़ेंगे, फिर से आओ देखो, ये ऐसा टफ नहीं है कि तुमसे जिंदगी में कभी नहीं पूछा जा सकता, इतना सोचना सीखना होगा, भले ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट इज नॉट दैट टफ कि कुछ 10th लेवल के बाहर सीख गए हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा कि जो पेपर बनाया ना उसमें काफी गट्स है, अच्छी क्वेश्चन पूछिए, ठीक है बोल दूंगा। देखो एक बार, बस ये है, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो तुम बताओ कि आर इक्विवेलेंट में इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो ये 3 हो गया, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना आर इक्विवेलेंट निकालने में ही, 1 मिनट के लिए अप्लायंसेस को भूल जाओ, वोल्टमीटर और एमीटर को, इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पूरे सर्किट का क्यों होगा, जो उसके थ्रू जा रहा है वो शो होगा, जो उसके खुद के थ्रू जा रहा है वो वाला शो होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा करंट, यहाँ से 200/5, मतलब 40 एम्पियर,
40 एम्पियर। ठीक है, तो यार इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? इसके अक्रॉस 40 × 3, 120 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना होगा? 40 × 2, 80 वोल्ट। समझ रहे हो? देखो 80 वोल्ट हुआ ना। अब 80 वोल्ट 3 वोल्ट, तीनों के अक्रॉस है ना। पैरेलल में जो लोग रहते हैं उनके अक्रॉस हमेशा सेम रहता है ना वोल्टेज। सेम वोल्टेज डिफरेंस रहता है हर एक अप्लायंस के अक्रॉस। ये तो पढ़ रखा होगा ना तुमने, पढ़ रखा होगा तो 120। अब ये जो कंपैक्ट फॉर्म है 3 ओम वाला, दिस इज अ वेरी कंपैक्ट फॉर्म। दो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। वो 3 ओम एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग 3 ओम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में ये चीज है। 4 और 12 मिल करके है वो। समझ रहे हो? तो जब इसके अक्रॉस में 120 वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 120 वोल्टेज ही है ना। इसमें इसमें कोई फर्क है क्या? यही चीज ही ये चीज है। तो इसके अक्रॉस 120 वोल्ट है। ठीक है, याद करो वो एग्जांपल जो मैंने बताया था। इधर एक बंदा खड़ा होता है, इसको छू करके और इसको छू करके, तो 120 है डिफरेंस। इधर भी एक बंदा खड़ा होता है, उधर छूता है, इसको छूता है, तो ये भी बंदा बोलता है 120 का वोल्ट का डिफरेंस है, ये बोलता है 120 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है, ये पर्सन को ऊपर से देख रहे हो, टॉप से किसी पर्सन को। ठीक है, ये आदमी है। ठीक है, तो बस और क्या, इसमें 120 वोल्ट है। अब 120 वोल्ट है तो तुम नहीं बता सकते कितना करंट जा रहा है इसमें करके। आई इंटू चार्ज वो 120 होना चाहिए ऊपर वाले के लिए। कितना आ जा रहा है? 30 एम्पियर आ जा रहा है। और नीचे वाले के लिए अगर मैं लगाता इसी चीज को, नीचे वाले के लिए, इसके लिए, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें जो आई जा रहा होगा, ठीक है, I2 मान लो। इसमें जो I2 नहीं, आई डैश मान लो, इसमें जो आई डैश जा रहा होगा, उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए? 120। तो कितना हो जाएगा आई डैश? 10 आ जाएगा। आना भी चाहिए था ना। 30 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो जो 40 आया है, 40 एम्पियर जो आया है, वो कैसे ब्रेक हो रहा है? कम रेजिस्टेंस में ज्यादा लोग चले गए, ज्यादा रेजिस्टेंस में कम लोग चले गए। कुछ ऐसा सिखाया क्या मैं जो 10th के लेवल पे नहीं जानते हैं? हाँ यही है वैभव, एक बार सर्किट का पता करना है, फिर हर एक रजिस्टर करना है। मैं एक फाइनल बात तुम्हें बताता हूँ। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में तो लगा है इसके, 4 एम्पियर की सीरीज में तो लगा है। 4 एम्पियर के थ्रू करंट को तो मेजर करेगा हरदीप वो। दिस एमीटर विल मेजर, दिस एमीटर, दिस विल मेजर द करंट इन द 4 ओम एमीटर। पूरे सर्किट के को मेजर नहीं करेगा, जिसके सीरीज में लगा है उसका मेजर करेगा वो। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन का मैं सुना रहा हूँ, और इसके बाद तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, बिलीव करो। देखो क्या हो रहा है। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, छोटा वाला आर इक्विवेलेंट, फिर बड़ा वाला आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो करंट पता चल गया। अब जब करंट पता चला है तो वही करंट जा रहा होगा। ये 3 ओम जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट उसमें 40 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और 2 ओम से भी 40 एम्पियर जा रहा है, दोनों से 40 40 जा रहा है। बट ये तीन असली में नहीं है ना, ये तो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है डायग्राम को। असली में तीन क्या चीज है? असली में तीन 4 और 12 है। तो अगर इसके अक्रॉस 80 वोल्टेज है आई इंटू आर के चलते, इसके अक्रॉस 120 वोल्टेज है आई इंटू आर के चलते, लेकिन ये चीज क्या है? ये चीज है, एक्सपैंड करें तो। ठीक है, तो इसके अक्रॉस 120 है, ये भी बोलेगा मेरे अक्रॉस 120 है, ये भी बोलेगा मेरे अक्रॉस 120 है, दोनों बोलेंगे मेरे अक्रॉस 120 है। तो ये मत बोल देना कि 240 हो गया ना फिर तो सर, ऐसा नहीं।
क्योंकि इसको तुम छुओ तो तुम भी बोलोगे 120 है, 120 120 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है मान लो, और ऊपर वाला बंदा भी बोलेगा 120 डिग्री का ही टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको आ जाओ, तो मतलब इसके अक्रॉस 120 का वोल्टेज डिफरेंस है, इसके लिए भी और इसके लिए भी 120 है, दोनों के लिए 120 20 की है। ठीक है, तो इन सबसे क्या पता चला कि इसके लिए आई इंटू आर करोगे, इसके लिए आई इंटू आर तो 120 आना चाहिए, तो आई इंटू आर करे तो 120 आया, तो आई कितना आ गया, 30 आ गया। इट्स नॉट दैट टफ, डरो मत। इस क्वेश्चन के लिए बताओगे एक बार, सिमिलर क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम सिमिलर प्रोसेस से खुद सॉल्व करके बताओ। बताओ यहाँ पे कितना रीडिंग रेट शो करेगा। ये एमीटर क्या करेगा, 3 ओम को मेजर करेगा, 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है। कोशिश करो तो एकदम सेम क्वेश्चन। एमीटर की रीडिंग बताओ, फिर से सेम क्वेश्चन ही तो है। पैन कहाँ रख दिया मैंने? सही बता रहा हूँ, देखते हैं। हम लोग बोलेंगे कि उसका इक्विवेलेंट तो ये होगा, 3 2 100
कितना जाएगा करंट? 20 जाएगा, 20 जाएगा। तो इसमें कितना वोल्टेज खपत हो जाएगा? 60 वोल्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना वोल्ट खत्म होगा हमारा? 40 वोल्ट खत्म होगा। समझ रहे हो? 40 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज खत्म हो रहा है? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट खत्म हो रहा है ना। तो आई इंटू आर के तो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। 40 वोल्ट, ये आंसर। अब जैसे हरदीप का डाउट था, बस सब लोग सुनो। हरदीप का डाउट बहुत जेन्युइन है। हरदीप का डाउट ये है कि ये एमीटर पैरेलल में लगा है जैसे दिख रहा है सर, लेकिन एमीटर को पैरेलल में तो नहीं लगाते हैं। नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। स्टेटमेंट ये है कि जिस डिवाइस के अक्रॉस करंट तुम्हें निकालना है उस डिवाइस के पैरेलल में नहीं लगाते हैं। ये एमीटर को हमने लगाया ही इसका करंट मेजर करने के लिए है। इसके पैरेलल में थोड़ी लगाया है, इसके तो सीरीज में लगाया है। आर्य, साक्षी, हेमांग, समझ गए क्या सब लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो, इट ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज। तो मान लो तुम एक डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव गधे, ठीक है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वहीं से तुमने ना कंक्लूड कर लिया, वहीं से कंक्लूड कर लिया कि या तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये कंक्लूड कर लिया, या तो ये कॉनकेव लेंस होगा। समझ गए? फिर पता चला इट कैन एक्ट एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोथ बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, याद रखना, जो मिरर होता है ना, वो जैसे कि ये हमेशा कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा। चाहे पानी में डाल लो, आग में डाल लो, हवा में डाल लो, वैक्यूम में डाल लो, तेल में डाल लो, कहीं भी डाल लो। ठीक है, ये जो कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा ये मिरर, और ये मिरर हमेशा डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। समझ रहे हो? इस साइड से जो लाइट आएगी उसको भेजेगा बाहर में। लेकिन लेंसेस ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हो सका तो सोचो। इसको वैसे हम 10th में पढ़ते नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, 10th में नहीं पढ़ते हैं, बस इतना जीके होना चाहिए। जीके की बात है, साइंस पढ़े तो साइंस जीके है समझो। ये एक लेंस है, ये वैसे क्या करता है, कुछ भेजो तो कन्वर्ज कर दे रहा है ना, देख रहे हो? यही पढ़ा है ना तुमने सबने, कन्वर्ज कर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कन्वर्ज कर रहा है करके हमेशा। ये ऐसा इसलिए लग रहा है यार तुम्हें क्योंकि तुम इसको एयर में देख रहे हो। समझ रहे हो? अगर तुम इसी चीज को वाटर में डाल दो, पूरा पानी में डुबो दो, वाटर मतलब थोड़ा डेंस वाटर होना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो। ठीक है, वाटर ले लो, एक ऐसा वाटर बनाए, हार्ड वाटर कुछ मान लो, जिसका एन वैल्यू 2 है मान लो। ठीक है, अब इसमें अगर पैरेलल आएगा तो क्या होगा जानते हो? ऐसा हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एन 1.5 है। एयर की पहले कितनी थी? 1 थी। एयर की कितनी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखो जब वो 1 के आसपास रखे हो ना, जब ये ज्यादा बड़ा है, तब तक वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जब इसको एक ऐसे मीडियम में डाल देते हो जिस मीडियम के सराउंडिंग में उससे ज्यादा बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डाइवर्जिंग भी बन सकता है कॉन्वेक्स लेंस ही दोनों में। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन अब यहाँ पे डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। क्यों करता है ऐसे, ये तुम्हें फाउंडेशन की क्लास में सिखाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो जैसे ये पता चला ना, वैसे ही पता चल गया कि यहाँ से भी कंक्लूड हो गया कि इट कैन ओनली बी अ लेंस, क्योंकि लेंस ही दोनों तरीके के बिहेव कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी लेंस, दोनों तरीके के बिहेवियर सिर्फ लेंस में आ सकते हैं। तो यहीं से इन्हीं दोनों बातों से वैसे पता चले कॉनकेव लेंस है, लेकिन मायोपिया के करेक्शन में भी कॉनकेव लेंस यूज होता है। जीके है ये, याद कर लो। अभी तो जीके हो गया, पिछले साल तक सिलेबस का पार्ट था ही। ठीक है, अभी जीके हो गया।
मायोपिया की तरफ से। कितने लोग का पावर नेगेटिव है? कितने लोग के चश्मे का पावर नेगेटिव है? प्रदीप, तो तुम मायोपिया है, तुम्हारे में कनकेव लगा है, ठीक है। लक्षित, तुम्हारा भी मायोपिया है, तुम्हें भी नेगेटिव पावर लगा है, तुम्हारे में भी कनकेव लगा है। तुम्हें याद होगा, कनकेव लेकिन सर छूने से पता नहीं चलता है, बाहर से तो उभरा हुआ लगता है। तो मैंने बताया था, रीत तुम कब चश्मा पहनती हो? सभी चश्मा पहनती हो, हमेशा पहनती हो। लक्षित का पॉजिटिव है, जिसका पॉजिटिव है वो हाइपरमेट्रोपिया वाले हैं। ये सब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे, लेकिन फाउंडेशन में पढ़ेंगे अभी। हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया नेगेटिव, ज्यादातर लोग को मायोपिया होता है। तो हेडेक का है, तो हेडेक का मतलब ऐसा थोड़ी कि चश्मा पहनने से हेडेक ठीक हो जाता है, जैसे कि मंदिर में मंदिर में तुम प्रसाद चढ़ाओ तो कुछ ठीक हो जाता है, तो चश्मा पहन, वो हेडेक भी इसलिए होता है क्योंकि आई में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन चालू करते हैं, फिर तुम्हारे ग्रुप में मैंने एक चीज सेंड किया है, एक क्लासेस है, उसका मैंने स्टडी मटेरियल सेंड किया है। उसमें तुम जाओगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और लाइट चैप्टर में, ठीक है। उसमें कुछ थोड़े दिन पढ़ाने के बाद में उसने कुछ डीपीपीस दे रखी है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में, ठीक है ना। कुछ डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं। वो डेली प्रैक्टिस पेपर तुम्हें ना होमवर्क है। तुम 3 डीपीपी, उसमें छोटी छोटी डीपीपी है, वो 3 डीपीपी सॉल्व करके मुझे ऐसा करना। एक डीपीपी इलेक्ट्रिसिटी की सेंड कर देना, और 2 डीपीपी लाइट की सेंड कर देना मुझे, या फिर सुमित सर को होमवर्क करके कब तक? ट्यूसडे तक, ठीक है, करना ही सेंड किया मैंने प्रूफ, यू कैन इजली फाइंड डीपीपी नंबर 1 एंड डीपीपी नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे। सबको आवाज अटक रही है कि नहीं? कुछ लोग को अटक रही है, बताओ। सबको अटक रही है क्या? चलो देखते हैं, थोड़ा मैंने वो किया है। तुम फिर बोलते हो ना सर को कि होमवर्क करो तो। मैग्नेटिज्म चालू करते हैं। मैग्नेटिज्म अभी तो पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर है, वरना ये चैप्टर वैसे अलग नहीं है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग बातें हैं। अब लोगों को पता चल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। बट ये चीज़ तुम्हें नहीं पता चलेगी जब तक तुम 12th पास ना कर लो। इस चैप्टर का प्रॉपर नाम तुम्हारे हो सकता है बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नाम दिया होगा। तुम्हें पता है क्या कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? पढ़ा होगा तुमने, करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तुम्हारे घर में एक अप्लायंस बता दो जिसमें इसका यूज होता है, इस वाली प्रॉपर्टी का। कोई एक अप्लायंस जिसमें तुम्हें करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड निकलवा करके तुम कुछ काम कर रहे होगे, या फिर तुम्हें पता चल रहा होगा, या फिर तुमने कभी फील किया हो, या फिर कुछ होते हुए देखा हो उसके चलते, इंड्यूस्ड करंट। ट्रांसफॉर्मर। लेकिन घर में नहीं है सर, और कुछ है? मैं भी सोच, वर्किंग ऑफ फैन, फैन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है बताना मुझे।
फैन में मुझे लग नहीं रहा कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ काम है। पता है क्या तुम्हें, कुछ बोलो, मुझे तो मैं गलत सोच रहा हूँ। मोटर, चार्जर, चार्जर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? अच्छा, एडवांस चार्जर, ओके ठीक है। देखो, अभी जो मैं आज जो बोलूंगा वो हमारे सिलेबस के सिर्फ इंट्रोडक्शन में है। ये बिल्कुल भी हमारे सीबीएसई में कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो बस सब्जेक्ट को बाहर बाहर से फील लो। ठीक है, मैग्नेटिक बेल। मैग्नेटिक बेल कह सकते हैं, मैग्नेटिक बेल में यूज होता है। देखो, तुमने कभी इंडक्शन कुकर देखा है कि सिगड़ी में बनाते हो अभी भी है? ऋषिका, सिगड़ी लेकर के बनाती हो घर में? ये कभी देखो कि गोबर वाले चूल्हे से बना ले रहे हो अभी भी? ऋषिका बोल नहीं रही, मेरे को लग रहा है कि सच में चूल्हे में ही बना लेती है। तो मान लेते हैं कि इंडक्शन हीटर है। इंडक्शन कुकर, कुकर नहीं यार, कुकर नहीं बोलना चाह रहा मैं, इंडक्शन हीटर बोल रहा हूँ। एक होता है ना कॉइलिंग, इसमें कॉइल लगे होते हैं, जानते हो? ठीक है, अंदर में कॉइल लगा होता है उसके। ये वो हीटर नहीं है, ये वो, ऐसा मत सोचो जो ये वाली कॉइलिंग होती है ना, ये वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाला नहीं। ठीक है? अब इंडक्शन हीटर में ये होता है कि जब तुम इसमें करंट भेजते हो ना, जब इसमें करंट फ्लो होता है, तो तुमने, सब लोगों ने सुन रखा है कि वो पहले कभी उसकी आवाज बढ़ती है इंडक्शन हीटर की, और कभी उसकी आवाज कम हो जाती है। ऐसा सुना तुमने? बढ़ता है, कम होता है, अजीब से साउंड करते रहता है वो। ठीक है, सुना? सर बीच बीच में होता है, हाँ बीच बीच में होते रहता है। ठीक है, हम फिलहाल के लिए ऐसा मान लेते हैं, फिलहाल के लिए, कि जब ये ऐसे बढ़ कम रहा होता है ना, तो जानबूझ करके उसमें करंट की वैल्यू वो मशीन खुद कभी कभी बढ़ाते रहता है और कभी कभी कम करते रहता है। ये बात सत्य है। उसमें करंट कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता रहता है। ठीक है, देखो, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जब करंट चेंज होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में ये है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ये बात पता है बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें उसका यूज बता रहा हूँ। यूज को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बट हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इससे ये निकलता है। ठीक है, इससे ये निकलता है। इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, उसका क्या यूज करते हैं। तो करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना, तो सोचो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तुम ऐसा इमेजिन करो कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल रही है, ऐसा इमेजिन करो। मैग्नेटिक फील्ड अब जो निकल रही थी वो बदल भी रही है, चेंज हो रही है ना। क्यों? क्योंकि करंट बदल रहा है। करंट क्यों बदल रहा है? उसको तो मशीन खुद बदल रही है बार बार। ठीक है, जब करंट निकलती है तो यहाँ पे फैराडे के हिसाब से, फैराडे सेड, फैराडे ने क्या बोला कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड। ये चैप्टर का हिस्सा है वैसे, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड। समझ रहे हो? तो करंट इंड्यूस हो जाता है किसमें? ये क्या चीज है तुम्हारा,
ये जो मैंने बनाया है, ये चीज़ें तुम्हारा मान लो, क्या बोलते हैं यार उसको, स्टील का होता है, जिसमें दूध गर्म करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील का बीकर, बर्तन, हाँ बर्तन, गंजिया, सर गंजिया, पतीला। पतीला, गंजिया, जो भी बोलो, पतीला, ओके। तो इसमें ना, इसको मैं ऊपर से दिखाऊं, ये वाली चीज को टॉप व्यू से, इसको टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा से दिखेगा तुम्हें, ऊपर से जब देख रहे होगे तो इसमें छोटे छोटे करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, मालूम है? ये देखो, छोटे छोटे, अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग, दिन रात ऐसे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात को ना फैराडे ने ऑब्जर्व करके बोल दिया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने बोला कि जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ेगा, sorry, ऐसा नहीं बोला उसने, उसने बोला जब जब धरती में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तब तब वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये पढ़ना है हमें। तो ऐसे छोटे छोटे करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये वाकई करंट होते हैं। और इन्हीं करंट के चलते तुम जानते तो हो, आई स्क्वायर आर सुन रखा है तुमने कभी? आई स्क्वायर आर क्या चीज है? भाई वहां पे आई है और वहां पे आर भी है, छोटा सा है भले ही, लेकिन आई स्क्वायर आर के चलते ना यहाँ पे फिर गर्म हो जाता है ये चीज, और उसी के चलते तुम्हारा पानी गर्म होता है, ठीक है। ये जो करंट है ना, हमेशा फिक्स नहीं रहता ये, जैसे यहाँ पे अभी प्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा टाइम में बंद हो जाएगा, कहीं और पे छोटे समय के लिए प्रोड्यूस हो जाएगा, कहीं और पे छोटे समय के लिए प्रोड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो? अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग रहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर में भी इसी तरीके से कुछ किया जाता है, मान लो। देखो ट्रांसफार्मर कैसे समझोगे बताऊं? ट्रांसफार्मर को ऐसे समझो, ये तुम्हारा वो एनटीपीसी है, एनटीपीसी, और ये वो पावर सप्लाई लाइन है, जहां पे हमने यहाँ से यहाँ भेज दिया करंट को, यही किया ना, यहाँ के करंट को यहाँ भेज दिया ना समहाउ, कैसे भी करके यहाँ भेज दिया, यहाँ तो पहले करंट नहीं था बर्तन में, बर्तन में अब करंट आ गया है, ठीक है। तुम ये बताओ, हीटर में जब पानी गर्म करते हो, हीटर जानते हो ना, ये वाला कॉइलिंग वाला हीटर, सिंपल हीटर जो घर में होता है, या फिर तुम समझो कि, हाँ चलो यही हीटर ले लो, अब तो उतना यूज नहीं करते इस चीज को, है ना? तो इसमें जब पानी गर्म करते हो तो पानी तो बर्तन में करंट रहता है क्या इसमें? बर्तन में करंट आता है कैसे? हाँ बर्तन में करंट रहता है वैभव। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, इस वाले में नहीं रहता। ये कौन सा हीटर है जो पहले यूज किया करते थे ना, वो वाला है ये। जानते हो ना, 2000 वाट के कॉइल लेकर के आते थे यार, निक्रोम का कॉइल होता था, फिलामेंट वाला। तो इस वाले में, हाँ पुराने हीटर की बारे में बात कर रहे हैं, ये पुराने हीटर की, ऐसे कितना बड़ा रहता था, उसमें कॉइलिंग रहती थी। 9 वाट, सब लोग समझ गए होते हैं कि इस वाले में पहले पानी गर्म जब करते थे इसके ऊपर में, तो बर्तन में करंट नहीं रहता था। और इनफैक्ट भाई, बर्तन में करंट आ जाएगा तो मत सुना, जिंदगी में बहुत खतरनाक करंट आएगा वो, ठीक है। बट यहाँ पे बर्तन में ही करंट रहता था, रहता है यहाँ पे, तो हम लोग को झटका क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता सोचो, और एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट